पावर्स एंड फंक्शनरीज सेक्शन नंबर 14 से लेके 19 तक. पहला है पावर्स कन्फर्ड टू बी एक्साइजेबल फ्रॉम टाइम टू टाइम, दैट इज सेक्शन नंबर 14. Whereby any central act or regulations, any person, power has been confessed, then unless a different intention appears, such power can be exercised from time to time. क्या मतलब है इसका? ट्राई करो जल्दी से. क्या बोल रहे हैं? भूमिका. अगर किसी भी पर्सन को कोई भी पावर दी गई है या मतलब अनाउंस की गई है उसके रिस्पेक्ट में, तो अनलेस कोई और इंटेंशन अपीयर नहीं हो जाती तो ऐसी पावर वो एक्सरसाइज कर सकता है टाइम टू टाइम. जैसे NFRA को पावर्स दी गई हैं कि वो सुपरवाइज करेगा या ओवरसी करेगा, तो अगर वो हमेशा अप्लाई होगा, मतलब वो हमेशा एक्सरसाइज कर सकता है अपनी पावर, एक्सेप्ट अगर कोई और इंटेंशन अपीयर हो रही है, मतलब किसी और को बोला जा रहा है. रीति. सर कि अगर किसी भी सेंट्रल एक्ट के थ्रू किसी पर्सन को कोई पावर दी गई है या फिर उसको डेलीगेट करी गई है, तो वो पावर जो है वो एक्सरसाइज कर सकता है टाइम टू टाइम, अनलेस कोई और इंटेंशन अपीयर हो जाता है. जैसे कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर्स RD को दे देता है, तो जब तक अनलेस कोई और इंटेंशन अपीयर हो सकता है, वो जो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही इनैक्ट कर सकती है चीज़ें. सर जैसे आपके पास पावर है, आप किसी को क्लास से बाहर भी निकाल सकते हो, किसी को किसी टाइम बुला भी सकते हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आप एक बार एक्सरसाइज करने के बाद रह जाओगे. आप हर बार यूज़ कर सकते हो अगर उसका कोई दूसरा लॉ ना हो जो उसको कॉन्फ्लिक्ट करे. समझ आ गया सबको? ये चीज हमने ऑलरेडी भी पढ़ी थी. जिसके पास अपॉइंट करने की पावर है वो उसको रिमूव भी कर सकता है. मैंने ये एग्जांपल दिया था उस टाइम. अनलेस उसकी रिमूवल का कोई और वे ना हो. जैसे उसने एग्जांपल दिया कि आपने क्लास में से बाहर निकाल दिया बच्चे को. अब मान लो दिव्या मैम ने +1 में से किसी बच्चे को बाहर करा दिया. अब मैंने उनको बोल रखा है कि जब आपने बच्चे को निकाल दिया ना क्लास से बाहर, जब तक वो मेरे पास नहीं आएगा पहले उसको दोबारा रीएडमिट नहीं करना. ये लॉ बन गया ना, एक रूल बन गया है. तो जब तक वो बच्चा मेरे पास नहीं आएगा, मैं उसको अगर परमिशन नहीं दूंगा कि क्लास में जाके बैठ जाओ, वो नहीं बैठ सकता. समझ में आ गया? दूसरी बात, जैसे NFRA वाला एग्जांपल था, भूमिका दीदी वाला, क्या बोला था उसने? अगर NFRA को कोई पर्टिकुलर पावर दे दी तो वो टाइम टू टाइम बार बार उसका यूज कर सकता है, अनलेस हम उनसे वो पावर वापस ना ले. समझ में आ गया? इसका मतलब ये नहीं है एक ही बारी किसी को पावर मिलेगी. गॉट इट? एग्जाम्पल, 1956 में अगर NCLT जो था वो डिसोल्यूशन देखता था कंपनीज का, तो सारी कंपनीज का NCLT ही डिसोल्यूशन देखेगा, अनलेस सेंट्रल गवर्नमेंट खुद नहीं बोलती कि जितनी भी फाइनेंशियल कंपनीज हैं उनको आप डिसोल्यूट नहीं करवा सकते. मेरी बात समझ आई? और ऐसा नहीं है कंपनीज को सिर्फ 2013 तक ही NCLT ने वो किया होगा. जब तक नए लॉ में NCLT की न्यू पावर्स डिफाइन नहीं हुई, तब तक वो पावर्स उसकी पुराने वाले एक्ट के अकॉर्डिंगली ही चलती रहेंगी. एम आई क्लियर विद दिस थिंग? कि जिसको भी आपने एक बार पावर दे दी, इट विल बी कॉन्टिन्यूड. कॉपीज खोलो, लिखो इसके बारे में. इजी लैंग्वेज में लिखवाऊंगा. सेक्शन 14 हेडिंग डाल लो. पावर्स कन्फर्ड टू बी एक्सरसाइज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम. लिखो बेटा इसमें, वेयर एनी एक्ट ग्रांट्स अ पावर, where any act grants a power, it can be exercised as often as required. It can be exercised as often as required unless cancelled.
अनलेस कैंसल्ड, ये सबसे इजी लैंग्वेज है इसकी, ठीक है। कैंसल्ड के साथ एक और वर्ड लिख लो, रिस्ट्रिक्टेड, एक्सप्लिसिटली मतलब बोल के। इसका एग्जाम्पल हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं, सेक्शन 15 वाला पढ़ो, अगला क्या लिखा है स्क्रीन पे। पावर टू अपॉइंट टू इंक्लूड पावर टू अपॉइंट एक्स ऑफिशियो whereby any litigation, legislation or regulation power to appoint a person has been conferred, then such appointment can be made by the name of such person or by virtue of which his holding such position। मतलब समझाना तुमने, अपने हाँ हाँ कर दिया पहले ही, एक्सप्लेन करो, नहीं समझ आया। जैसे मान लो हमने बोल दिया प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, तो चाहे हम प्राइम मिनिस्टर का नाम ले लें, चाहे हम उनकी डेजिग्नेशन ले लें, मतलब क्या है दोनों का, ठीक है। लिखो इसके बारे में, if an act gives the power to appoint someone, if an act gives the power to appoint someone, it may be made by name, it may be made by name or ex officio as well, it may be made by name or ex officio as well। Here ex officio means, here ex officio means by virtue of one's position or office, by virtue of one's position or office। इसका कोई एग्जाम्पल बना सकता है? यूज द वर्ड प्रेसिडेंट इन द एग्जाम्पल। ठीक है, तो मतलब कि अगर कहीं पे भी हम ये बोलते हैं, मान लो हमने कमेटी बनाई, उस कमेटी में ना वहाँ लिखा है कि इट कैन बी द जज ऑफ द हाई कोर्ट, तो चाहे आप ये वर्डिंग लिख दो जज ऑफ द हाई कोर्ट, चाहे उस जज का क्या लिख दो ना, दोनों का मतलब क्या है, सेम। ठीक है, एग्जाम्पल लिखवाऊँ या याद रहेगा? चले आगे, चलो आगे पढ़ो। पावर टू अपॉइंट टू इंक्लूड द पावर ऑफ रिमूवल और सस्पेंशन, दैट इज सेक्शन 16, ये हमने ऑलरेडी कर लिया था। ठीक है, माधवी अम्मा वाले केस में याद है हमने क्या पढ़ा था कि जो बंदा अपॉइंट कर रहा है वही बंदा रिमूव भी करने की पावर रखता है, अनलेस किसी और के पास वो पावर है। ठीक है, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। Where virtue of act or regulation any person has been conferred the power to appoint, then unless other intention appears or prevails, such power shall also include power to remove or suspend the appointed person। इसको हम दोबारा नहीं लिखेंगे, सेक्शन 16 ऑलरेडी कवर्ड था हमारा। क्लियर है? बोलते नहीं? Yes, sir. Substitution of functionaries, that is section number 17. When functions are to be made applicable to a particular office, then such functions shall keep applying to every person who holds such office। इसका क्या मतलब हुआ? मान लो एक कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है मिस्टर तन्मय गोयल, वो बंदा ड्यू टू सम इल हेल्थ छुट्टी में चला गया। अब जो पावर्स है उसकी, जब वो एब्सेंट है, हमने उसकी जगह पे डेप्टी कमिश्नर को हायर कर लिया कुछ देर के लिए, 20 डेज के लिए हायर कर लिया, तो अब वो तन्मय की चेयर पे बैठा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो पावर्स, जो फंक्शंस तन्मय के पास थी, सेम पावर्स अब डेप्टी कमिश्नर के पास चली जाएंगी। समझ में आ गया? इसका एक एग्जांपल सुनो। मान लो जो डेप्टी कमिश्नर है उसने आके कोई मिसस्टेटमेंट कर दी अकाउंट्स में, कुछ भी घपलाबाजी कर दी उसने, और जब 20 दिन उसकी कवर हो गए, खत्म हो गए, वो चला गया वहां से अपनी पोजीशन छोड़ के। बाद में जब केस सामने आया तो पता लग रहा है कि वो डेप्टी कमिश्नर की गलती थी,
डिप्टी कमिश्नर ने बोल दिया कि मैं क्यों करूंगा, मैं क्यों लायबल होऊंगा, मैं तो सिर्फ 20 दिन ऑफिस होल्ड किया था, मेरे पे क्यों इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, आप मेन कमिश्नर पे करो ना, हो सकता है उसने करा। तो जनरल क्लॉज एक्ट ये बोलता है कि जो पावर कमिश्नर के पास है वही पावर डिप्टी कमिश्नर के पास भी आएगी। जो इन्वेस्टिगेशन कमिश्नर पे चलेगा वही इन्वेस्टिगेशन हम डिप्टी कमिश्नर पे भी चला सकते हैं। सेम फंक्शन, सेम पावर, सेम सब्स्टिट्यूशंस। एम आई क्लियर? लिखो इसको इजी भाषा में। सेक्शन नंबर 70 जल्दी हेडिंग डाल लो, सब्स्टिट्यूशन ऑफ फंक्शनरीज। For an application to be made in the law, for an application to be made in the law, it will be sufficient to name the official title designation or name the officer. अगर मान लो मेरे एग्जाम्पल में डिप्टी कमिश्नर नकुल है तो मैं नकुल का नाम भी ले सकता हूँ और उसकी जगह पे डिप्टी कमिश्नर वर्ड भी लिख सकता हूँ कि घपला इसने किया, मिसस्टेटमेंट्स इसने की थी अकाउंट से। समझ आगे सबको? किसके आगे? ऑफिशियल टाइटल डेजिग्नेशन और नेम ऑफ द ऑफिसर। चलो भाई, सेक्शन नंबर 18 आ गया। क्या नाम है? Successors. It would be sufficient to mention about the compliances of law on any successors or representatives or corporation having perpetual succession. Example, if anything is required by law to be compiled by director, then it has to be compiled by director, then it has to be compiled by any company or vice versa. Take 2 minutes and explain it to me. नहीं आ गया समझ? चलो मैं एग्जांपल देता हूँ, उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मान लो एक कोर्ट है, क्या है? कोर्ट ऑफ लॉ। उसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहा है कमिश्नर। कमिश्नर के पास पावर है किसी केस को इन्वेस्टिगेट करने की, और उस कमिश्नर का नाम है स्नेहप्रीत कौर। स्नेहप्रीत कौर आज अपने ऑफिस टेन्योर से क्या हो गई? रिटायर। उसकी जगह पे आ गई परी। तो जो पावर्स स्नेहप्रीत के पास थी, अब उसकी जगह पे अगला सक्सेसर कौन है? परी। तो वो सारी पावर्स किसके पास ट्रांसफर हो जाएंगी? परी के पास। मतलब अब नया जो कमिश्नर अपॉइंट हुआ वो फर्दर केसेस को क्या करेगा? इन्वेस्टिगेट, क्योंकि वो वाला कमिश्नर क्या हो चुका है? रिटायर्ड। अब एक बार इसको दोबारा पढ़ते हैं। वृत्ति, रीड आउट लाउडली इन द क्लास। It would be sufficient to mention about the compliances of law on any successors or representatives of corporations having perpetual succession. Example, if anything is required by law to be complied by director, then it has to be complied by director. अब इस एग्जांपल को ही देख लो। अगर मान लो ये काम डायरेक्टर ने करना था तो डेफिनेटली कौन करेगा? डायरेक्टर। अगर वो रिटायर हो गया तो उसकी जगह पे अगला डायरेक्टर करेगा। गॉट इट और नॉट गॉट इट? लिखो अब इसके बारे में। सेक्शन नंबर 18, हेडिंग सक्सेसर्स। If any office is abolished, substituted, restructured, if any office is abolished, substituted or restructured, then their powers and functions are transferred to new functionaries or successors. New functionaries or successors. Paragraph change. For example, the power of investigation lies with the commissioner Vritti
the power of investigation lies with the Commissioner Vritti, and after her retirement, new commissioner Mr. Vaibhav will continue with the same powers and functions of Vritti. Same powers and functions of Vritti. समझ आ गया? सेक्शन नंबर कौन सा था ये? 18. अगला कौन सा है? 19. Office chiefs and subordinates. Any law applicable to the chief of superior or office shall be deemed to be applicable to all the subordinates working under him. Example: Bhumika is a commissioner and she goes ill. बीमार हो गई, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है उसका डेप्टी कमिश्नर। तो जो लॉ, जो रूल्स भूमिका पे अप्लाइड थे, अब वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ना, जो डेप्टी कमिश्नर है, तो वही लॉज, वही रूल्स उसके अब डेप्टी कमिश्नर पे भी एप्लीकेबल हो जाएंगे। समझ आ गया? लिखो इसको इजी लैंग्वेज में लिखते हैं। सेक्शन नंबर 19, ऑफिशियल चीफ्स एंड सबऑर्डिनेट्स। लिखो जी, powers conferred on an official chief, that is head of a department, are deemed to also include their subordinates, subject to delegation. Underline this line. Subject to delegation and unless specified otherwise. इसका क्या मतलब है प्रीति? कि अगर ऐसा स्पेसिफाई करा गया है कि ये पावर्स जो है वो मतलब जो भी रूल्स है उन पे एप्लीकेबल नहीं होंगे तब तो फिर नहीं होंगे। ठीक है, बस फिर नहीं होंगे। अगर कमिश्नर के ऊपर ही वो पावर्स अप्लाई हो रही हैं, वो लॉ अप्लाई हो रहा है, फिर कमिश्नर पे ही होगा, डेप्टी कमिश्नर पे नहीं होगा। समझ आ गया? लेकिन अगर कुछ भी नहीं मेंशन तो हम ये मानेंगे जो एचओडी पे रूल लग रहा है, जो लॉ लग रहा है, वो उसके सारे सबऑर्डिनेट्स पे सेम लॉ और रूल्स अप्लाई होंगे। एम आई क्लियर टिल हियर? चलिए आगे। चलो एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले आज कौन सा सेक्शन किया था? बोलो। 14 पावर्स कन्फर्ड टू बी एक्सरसाइज फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब एक बार जिसको पावर दे दी, क्या वो एक बार एक्सरसाइज करेगा? वो बार-बार अपनी पावर को यूज कर सकता है। ठीक है? पावर टू अपॉइंट एक्स ऑफिशियो अपॉइंटमेंट, चाहे आप नाम से कर लो, चाहे उसका डेजिग्नेशन बोल लो, एक ही बात मानी जाएगी। ये था सेक्शन नंबर 15। इसका एग्जांपल देता हूं मैं। We can also say that accounts teacher of our college will be appointed as a dean. जो भी अकाउंट्स का टीचर होगा कॉलेज में, वो क्या बन जाएगा? डीन बन जाएगा। तो चाहे मैं वहां पे डीन वर्ड यूज कर लूं या फिर उस टीचर का नाम यूज कर लूं जो कौन क्या पढ़ाती है, अकाउंट्स, क्योंकि वही क्या बनेगी अगले साल? तो एक्स ऑफिशियो मतलब डेजिग्नेशन या नेम ऑफ द पर्सन, आप कुछ भी यूज कर लो, वन एंड द सेम। सेक्शन नंबर 16 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जल्दी बता दो। जो अपॉइंट करता है वही उसको डिसमिस करने की पावर भी रखता है, अनलेस उसको डिसमिस करने की पावर किसी और के हाथ में हो। सेक्शन 17 सब्स्टिट्यूशन ऑफ फंक्शनरीज। इसका क्या मतलब है? जल्दी बताओ। कोई सब्स्टिट्यूट आएगा किसी की जगह तो उसके भी वही सेम फंक्शंस है, उसके पास सेम फंक्शंस होंगी, सेम पावर्स होंगी। जो वो इन्वेस्टिगेट पहले वाला बंदा कर रहा था, अब उसकी जगह पे जो भी नया आ जाएगा वो इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है? जस्ट लाइक सीआईडी केसेस और जस्ट लाइक एनी इंडियन पीनल कोड प्रोसीडिंग्स जितनी भी हैं। अब जैसे कोई जज कोई केस देख रहा था, लेकिन जज भी क्या हो जाता है? रिटायर। तो जो नया जज आएगा उसको सारा केस दोबारा से स्टडी करना पड़ेगा। एम आई क्लियर? अच्छा, सेक्शन नंबर 18 क्या था? सक्सेसर। इसको क्या मतलब था? इसका एग्जांपल क्या दिया था मैंने अभी? अगर रिटायर हो जाए तो मुझे बता दो सेक्शन नंबर 18 में और 17 में फर्क क्या है? उसमें वो रिटायर नहीं हो रहा, उसमें सब्स्टिट्यूट टेम्पररी।
किसमें? 17 में सब्स्टिट्यूट हो रहा है, ठीक है, वेरी गुड, कुछ टाइम के लिए हो सकता है वो, और 18 के अंदर परमानेंटली हो जा रहा है, शाबाश, वेरी गुड, मतलब दोनों का क्या है? सेम। सेक्शन 19 सबऑर्डिनेट्स में सेम पावर्स रूल्स लगेंगे। ऊंची बोलो, भूमिका सुन नहीं रहा मुझे। सबऑर्डिनेट्स में भी सेम पावर्स और रूल्स लगेंगे जो इससे पहले वाले पे लगे थे। ठीक है जी। मिस्टर वैभव मित्तल, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, आप इसका आंसर दोगे, मैं एक ही बार रीड करूंगा, अच्छे से सुनना। Examine the validity of the following statements. The board of directors of Sabharwal Construction Private Limited authorized by passing resolution in the board meeting Mr. Muneem and appoint 5 employees for accounts department of the company. Mr. Muneem appointed 5 employees including Mr. Rupal, who was relative of one of the director of the company. After 1 month, Mr. Muneem observed that Mr. Rupal was not performing his duties honestly. Mr. Muneem issued the order of dismissal of Mr. Rupal with proper reasons. Mr. Rupal filed a petition in the court that his dismissal order is not valid as board of directors had authorized Mr. Muneem only for the appointment of employees and not for the dismissal. Whether is Mr. Rupal correct with his words? इसमें 16 लग जाएगा कि जिसके पास अपॉइंट करने की पावर है उसके पास रिमूव करने की पावर है अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। ठीक है, वेरी गुड आंसर। भूमिका। In 2022, the central government enacted the Digital Communications Act to regulate and manage the digital communication across the country. यहाँ तक समझ आ गया? The Act provides specific duties and responsibilities for the Director of Digital Communication, including the oversight of digital infrastructure, enforcement of regulations, and ensuring compliance with data protection standards. In 2023, the Director of Digital Communication, Mr. Arjun Patel, was appointed to lead the implementation of this Act. In Jan 2024, Mr. Patel took a medical leave of absence for 6 months. During his absence, Priya Sharma, the Deputy Director of Digital Communication, was lawfully assigned to perform the duties of the Director. Explain with reference to General Clause Act. इसमें सब्स्टिट्यूशन ऑफ फंक्शनरीज लग जाएगा सेक्शन 17 की जो उसकी जगह आई थी, मतलब जो क्या नाम था उस पर्सन का, प्रिया के ऊपर सारे फंक्शनरीज रूल्स और रेगुलेशंस लग जाएंगे जो उसके पहले लगेंगे। Okay, this was a half question first of all. यहाँ तक क्वेश्चन जो आपने आंसर दिया वो बिल्कुल सही है। अब आगे सुनो। Mr. Patel was on leave. A major data breach incident occurred involving a significant violation of the Digital Communication Act. Sharma took immediate action to investigate the breach, enforce penalties, and implement new compliance measures to prevent future incidents. The actions taken by Mr. Sharma while performing the duties of the director led to a legal challenge. The opposing party argued that only the director, as specified in the Act, had the authority to enforce such penalties and measures, that Mr. Sharma's actions were not valid. Analyze the validity of Priya Sharma's action in context of the General Clause Act. मतलब जो पहले वाला बंदा लीव पे था ना, वो तो लीव पे है, बाद में पता लगा कि कुछ ब्रीच हुआ है, तो जो नया डायरेक्टर उसकी जगह पे आया था उसने पेनल्टी लगा दी किसी और पे, तो अब सामने वाली पार्टी ने ये लिटिगेशन लगाया कि इनके पास तो पावर ही नहीं है, तो अभी आए हैं, तो वो पेनल्टी लगा सकते हैं। क्या उनके पास सेम पावर्स एंड फंक्शंस होंगे? दिस इज माय क्वेश्चन। सेक्शन बता दो। 17 19 नहीं लगेगा। 19 तो तब लगेगा जब उसके सबऑर्डिनेट्स होंगे। डेप्टी कमिश्नर ही था ना, डेप्टी डायरेक्टर ही था। आपने क्वेश्चन ध्यान से सुना नहीं? घर जाके वीडियो दोबारा देखना, उसमें मैंने डेप्टी वर्ड बोला था बेटा। In Jan 2024, Patel took a medical leave of absence for 6 months. During his absence, Ms. Priya Sharma, the Deputy Director of Digital Communications, took her position. तो कौन सा सेक्शन आ जाएगा? ये ध्यान रखना है पिक्चर में। जब कोई सबऑर्डिनेट आ रहा है ना उसकी जगह पे, तो सेक्शन 17 आंसर नहीं है, 0 मार्क्स मिलेंगे। क्या सेक्शन आएगा फिर? 19। Am I clear?
चलो जी, अगला जो स्लॉट है चैप्टर का दैट इज सेक्शन नंबर 20 से लेके 24 तक का provision as to rule orders etc made under enactment section 20 is construction of orders etc made under enactment. The expression words used in the orders, notifications, rules, bylaws, forms, schemes etc shall have the same meaning as given in their central act or regulation held by Supreme Court in the case of Ram Kumar versus State of Maharashtra that notification published in official gazette means notification published by authority of law. Take 2 minutes of reading and then we'll talk. कि जो ऑफिशियल गजट में जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी ऑर्डर देती है, नोटिफिकेशन देती है, कोई स्कीम के बारे में बताती है, तो हम उसको ये मानेंगे कोई एक्ट पास हुआ, मतलब कि उसकी कोई एक्ट कि वो ऑफिशियल हो जाएगा। जैसे भी सेंट्रल एक्ट है उसमें मैं एग्जांपल दे देती हूँ कि जैसे उसमें ईयर लिखा है, जैसे कोई ईयर वर्ड है और उन्होंने बोला कि ईयर को हम एज अ कैलेंडर ईयर लें, तो उसके खिलाफ अगर कोई भी आगे ऑर्डर नोटिफिकेशन या रूल आते हैं तो वहाँ पे भी हम कैलेंडर ईयर ही मानेंगे। वेरी गुड आंसर। अगर किसी एक्ट में कोई भी वर्ड लिख दिया और उसके बाद उसके रिलेटेड कोई प्रोविजन बन रही है, कोई रूल बन रहा है, कोई ऑफिशियल गजट में वर्ड आ गया, तो जो सेंट्रल एक्ट का वर्ड था उसका भी एग्जैक्ट सेम मीनिंग होना चाहिए अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। लिखो इसको इजी भाषा में, सेक्शन 20 कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्डर्स एंड नोटिफिकेशंस, हेडिंग डालो कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्डर्स एंड नोटिफिकेशंस। वैभव इसका मतलब ये था बेटा एक्ट से बड़ा कुछ नहीं है। जो एक्ट में वर्ड आ गया ना और उसके बाद ऑफिशियल गजट में आ गया, कोई न्यू रूल आ गया, कोई नोटिफिकेशन निकल गई, उनमें वो जो वर्ड आ गया सेम वर्ड, उसका मीनिंग और जो एक्ट में हमने वर्ड यूज किया उन दोनों का मीनिंग कभी भी अलग अलग दिशा में नहीं जाना चाहिए, उनका मीनिंग क्या होना चाहिए सेम। ये था इसका मतलब। लिखो वर्ड्स और एक्सप्रेशंस यूज्ड इन नोटिफिकेशंस, words or expressions used in notifications, comma orders, comma rules, etc. issued under an act, have the same meaning as defined in the act. Underline this line. As defined in the act unless otherwise stated. Unless otherwise stated. ठीक है बच्चों, बोलते नहीं। अच्छा चलो मैं थोड़ा सा डिटेल में बताने लगा हूँ, इसको नहीं, थोड़ा सा अगले टॉपिक को अभी डिस्कस करने लगे हैं। मुझे ये बताओ, अगर मान लो मैंने कोई बिल पास करवाना है, मैंने उसका ड्राफ्ट बनाया होगा, फिर वो 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में जाएगा, कोई सजेशन आएगी। अगर मान लो सजेशन आई है और वो छोटा मोटा ही चेंज है, ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं हुआ, क्या मुझे उसको दोबारा से पब्लिश करना चाहिए? छोटे से चेंजेस को। धन्यवाद। Got my question? छोटे से चेंज को जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता लॉ में, मीनिंग नहीं चेंज हो रहा, कुछ चेंज नहीं हो रहा, नहीं कोई इम्पैक्ट नहीं डल रहा। लेकिन अगर वो चेंज बहुत बड़ा है तो मुझे अपने पूरे लॉ को दोबारा से रीपब्लिश भी करना पड़ेगा। ठीक है, अभी आगे वाले सेक्शंस में कवर होगा एग्जाम्पल। चलो, power to issue includes power to resign, amend and vary, section number 21। बहुत इजी सेक्शन है।
whereby any legislation, power to issue notification, rules, bylaws, orders have been given to a particular authority, then such authority shall have the power to amend or add or resign such notification, rules or bylaws or order. Held in Supreme Court judgment, Rasid Javed versus State of UP, that authority who has the power to issue notification has undoubtedly the power to withdraw it. Take 2 minutes of reading and then we'll talk about it. जो लॉ बना रहा है वो उसको मिटा भी सकता है, उसको अमेंड भी, उसमें कोई नया क्लॉज ऐड भी, उसमें से कोई क्लॉज डिलीट भी. ये था. लिखो कॉपीज पे, हेडिंग डाल लो फटाफट से. क्या हेडिंग है? पावर टू अमेंड, वेरी और रिजाइन. पावर टू अमेंड, वेरी और रिजाइन. वेरी मतलब अमेंड करना, चेंज करना कुछ भी. चलो लिखो. If there is a power to issue notifications, orders, rules, etc. It also includes the power to add. Am I fast? ठीक है speed? It also includes the power to add, amend, vary, or cancel them. Add, amend, vary or cancel them following the same process. Underline this line. Following the same process. ठीक है बच्चों? अच्छा, अगर मैं लिख दूं लॉ में कि लॉ में बना सकता हूं लेकिन उसको वेरी कोई और कर सकता है, फिर मेरे पास पावर नहीं होगी वेरी करने की. समझ में आ गया ना? तो एक लाइन और लिख लो इसमें, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड. सेक्शन नंबर 22 पढ़ने से पहले एक स्टोरी सुनो. मान लो लॉ पास हुआ है बाद में, लेकिन उसका रूल पहले बन गया. प्रेसिडेंट के सिग्नेचर्स बाद में हुए, लेकिन उस लॉ में, उस एक्ट में, उस स्टैट्यूट में कोई रूल था, वो हमने पहले ही बना लिया. तो बताओ वो रूल कब से वैलिड है? जब एक्ट पास होगा तब से, या जब से वो रूल बन चुका है तब से? एक्ट पास हुआ है. मतलब कॉमन सेंस क्या कहती है कि रूल कभी भी एक्ट से बड़ा नहीं. अब पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 22. पढ़ो रिति लाउडली इन द क्लास. Section 22, making of rules, bylaws, etc. between passing and commencement of enactment. If rules, bylaws, orders, etc. have been issued but relates to such central act regulation which has been enacted but not yet operational or commenced, then all such rules, bylaws, orders, etc. will not have any effect until and unless the central act regulation commences. समझ में आ गया? इसको लिखवाऊं तो ना? नहीं समझ आया फिर? देखो इसका एग्जांपल ये है बेटा. मान लो हमने कोई रूल, किसी भी एक्ट में कोई रूल बना दिया, ठीक है? सपोज कंपनीज एक्ट में एक रूल बना दिया, एनसीएलटी की पावर्स पहले आ गई, लेकिन अभी कंपनीज एक्ट ही पास नहीं हुआ हमारा. तो क्या एनसीएलटी की पावर्स पहले चल पड़ेंगी? नहीं. कब चलेंगी? जब कंपनीज लॉ प्रिवेल में आ जाएगा. ये था इसका मतलब कि अगर एक्ट का कोई भी छोटा सा रूल पहले बन चुका है, वो एप्लीकेबल कब से होगा? जब से बना है तब से नहीं, जब से एक्ट चल पड़ेगा तब से. गॉट इट? एक बार दोबारा रीड कर लाउडली, जल्दी. सेक्शन नंबर 22 रीड आउट. आप पढ़ दो स्नेक, सुनो ध्यान से. If rules, bylaws, orders, etc. have been issued but relates to such a central act regulation which has been enacted but not yet operational commenced, then all such rules, bylaws, orders, etc. will not have any effect until and unless the central act regulation commences. क्लियर है सबको? Yes. एग्जाम्पल लिख लो इसका. लिखो.
Income Tax Act 2025 will commence. Income Tax Act 2025 will commence from 1st April 2026. 1st April 2026. But certain rules are made in 2025. But certain rules are made in 2025. In such situation, these rules shall be applicable with effect from 1st April 2026. सेक्शन नंबर 23 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना इसको। हेडिंग पढ़ो क्या? प्रोविजंस रिलेटेड टू द मेकिंग ऑफ रूल्स और बायलॉज एटसेट्रा, मतलब उसका प्रोसीजर बताते हैं। चलो जी पढ़ते हैं इसको एक बार। The prescribed authority who has the power to issue rules, bylaws, etc. shall make a draft of it. सबसे पहले अथॉरिटी ड्राफ्ट बनाती है बिल का। Such draft will be published in the manner authority as it thinks fit to give information to the persons who are likely to be affected. तो हम ना उसको एक एज अ सैंपल, जैसे हम कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं मार्केट में, एक सैंपल देते हैं ना कि आप यूज करके बताना, अगर लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा होगा तो फिर हम वो प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन शुरू करते हैं। हमने मार्केटिंग चैप्टर में पढ़ा था। तो ऐसे ही लॉ बनने के बाद जो लोगों पे वो लॉ से सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है, हम उनसे एक तरह से वार्तालाप कर रहे हैं, उनसे डिस्कस कर रहे हैं उसके प्रॉस एंड कॉन्स। समझ में आ गया? The prescribed authority shall also fix a date up to which the persons who are likely to affected can submit their representations if any. अगर उनको कोई objections है तो वो आके right to be heard उनको दिया जाए, वो बोल सकते हैं, अपनी कोई भी चीज को सामने रख सकते हैं कि ये चीज नहीं होनी चाहिए। जैसे MSP जब आ रहा था तो फार्मर्स ने उसको आने नहीं दिया, है ना? क्यों नहीं आने दिया? क्योंकि उनको वो चीज ठीक नहीं लगी as per their context. Such representations should also be considered by the prescribed authority. अगर वो चाहते हैं कि कुछ चेंजेस करवाने हैं हमने लॉ में, तो उसको पास करने से पहले वो अपनी एक लिस्ट बनाएंगे और बोलेंगे ये चीजें आपकी सही लगी हमें, इन चीजों को आप चेंज कर सकते हो। फाइनल रूल्स और बायलॉज शैल बी पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गजेट। तो ये प्रोसीजर को हम फॉलो करते हैं कभी भी जब बिल पास हो। समझ में आ गया सबको? सबसे पहले ड्राफ्ट कॉपी बनेगी, फिर उन लोगों से वार्तालाप की जाएगी जिनसे वो जिस लॉ को हम पास करवाने वाले हैं और उनको अफेक्ट सबसे ज्यादा होगा उससे। फिर हम एक डेट दे देंगे कि इस डेट तक आप आ जाइए, इस डेट के बाद हम आपकी कोई रिकमेंडेशन नहीं लेंगे। फिर उनकी रिकमेंडेशन को अगर आपने कंसिडर करना है तो आप रीड्राफ्ट करके रीपब्लिश करोगे, और कहाँ पब्लिश करोगे? अपनी ऑफिशियल गजेट के अंदर। मैंने ऑडिट में एक चैप्टर में एक चीज पढ़ाई थी कि अगर आपको याद हो, रिमूवल ऑफ ऑडिटर, इतना आसान नहीं है ऑडिटर को रिमूव करना, है ना? तो क्या प्रोसीजर था प्रीति उसमें? कंपनीज लॉ में भी पढ़ा है हमने। ये होता है कि पहले तो जो ऑडिटर होता है उसको पहले तो हम उससे इन्वेस्टिगेट होते हैं, फिर जो ऑडिटर होता है उसको राइट टू बी हर्ड भी देना होता है कि हम उससे सुनें कि एक्चुअली में सच हुआ है या नहीं हुआ। अगर उनको लगता है एक्ट है, उनको फिट लगता है कि हाँ ठीक है कि इसकी जो रिप्रेजेंटेशन दी गई है, ऑडिटर जब रिप्रेजेंटेशन देता है वो आगे सर्कुलेट होती है मेंबर्स को भी, फिर नोटिस जाता है ऑडिटर को भी कि ये रिप्रेजेंटेशन सही थी या नहीं थी, तो उसके बेसिस पे उसका रिमूवल होता है। अच्छा, एक हमने और भी चीज पढ़ी थी। हाँ आप बोलो। अप्रूवल भी चाहिए होता है, अप्रूवल भी चाहिए होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। अच्छा, एक चीज हमने और भी पढ़ी थी, रीओपनिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अगर आपको वो भी याद हो तो उसमें था कि जो हमारा NCLT है वो इनकम टैक्स अथॉरिटीज को भी बोलेगा कि ये अपनी बुक्स को ओपन कराना चाहते हैं, वो GST अथॉरिटीज को बोलेगा, वो सिक्योरिटीज रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंगली सेबी को भी 1992 उसको भी बोलेगा कि ये रीओपनिंग हो रही है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की। क्या आप उसको इस सेक्शन से रिलेट कर सकते हो किसी पॉइंट में? हाँ, ये सेकंड वाला कि ड्राफ्ट देना होता है पर्सन हु आर लाइकली टू बी अफेक्टेड। नहीं, थर्ड पॉइंट है
वो क्या देंगे अपनी रिकमेंडेशन। जो बेटा एनसीईआरटी था उसने क्या बोला था, आप अपनी बुक्स खुलवा सकते हो प्रोवाइडेड मैं इनकम टैक्स वालों से पूछ लूं। अगर इनकम टैक्स वालों ने कोर्ट में जाके बोल दिया कि कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं खुलेंगी, तो एनसीईआरटी उसके लिए पास आपको ऑर्डर नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे इनकम टैक्स ने जाके अपनी क्या दी, रिकमेंडेशन दी, उन्होंने रिप्रेजेंट किया, अपना केस सामने रखा। समझ में आ गया? याद है हमने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है? तो उसमें यही था ना कि आप उनको एक फिक्स डेट देते हो, 1 महीने का टाइम देते हो, आके अपनी रिकमेंडेशंस रखो हमारे सामने। लेकिन अगर आपने कोई रिकमेंडेशन रखी नहीं, अगर ये 3rd पॉइंट हो ही ना, तो सीधा कौन सा पॉइंट आ जाएगा, 5th पॉइंट, सीधा वो लॉ पास हो जाएगा किसमें, ऑफिशियल गजट में। क्लियर है? पक्की बात? ठीक है, मैं इसको ना लिखता हूं, चलेगा? चलो जी, स्नेक लाउडली, सेक्शन नंबर 24। Continuation of order, rules, etc. in case of an enactment repeated but reconstituted. If any central act regulation is repeated but reconstituted again, either प्रीति आप पढ़ो। If any central act regulation is repeated but reconstituted again, either with or without modification, then all the past rules, notifications, orders will be applicable. Want to go out? दोबारा रीड करना एक बार। If any central act regulation is repeated but reconstituted again, either with or without modifications, then all the past rules, notifications, orders will be applicable. Take 2 minutes and then we'll discuss this. एक बार रीड कर लो अच्छे से। Raise your hands. Admin. जैसे कंपनीज एक्ट 2013 आ गया था पहले, बट उसके जो नए रूल्स और बाय लॉस थे वो 2014 में आए थे। तो 56 वाले के जो रूल्स और बाय लॉस है वो एप्लीकेबल रहेंगे जब तक नए वाले ना आए। और अगर रिपील हो गया, नया रीएनैक्ट नहीं हुआ, 2013 आया नहीं, लेकिन हमने 56 को बंद कर दिया, अब क्या होगा? तो उससे प्रीवियस वाले हो देंगे 1942। अच्छा ठीक है। और अगर मान लो 56 हमने रिपील कर दिया और उसी को जिंदा कर दिया, ओके, तो अब क्या होगा? 2013 फॉलो होगा, 56 फॉलो होगा। फिर उसके मतलब बाद मैंने उसको रिवाइव कर दिया एज पर सेक्शन 7। अब वो फिर सेक्शन 8 देखेंगे। ये तो सिर्फ लॉज और बाय लॉस। सर अगर तो पुराना एक्ट रिपील हो गया और नए में रीएनैक्टमेंट नहीं हुई, तो सेक्शन 6 के अकॉर्डिंगली उस पुराने वाले की प्रोविजंस होंगी जब तक नया रीएनैक्ट नहीं हो जाता, और अगर पुराने एक्ट का रिवाइवल हो जाता है तो फिर पुराने एक्ट के लॉज लगेंगे। बस ये याद रखना है, सेक्शन में जब पुराना एक्ट रिवाइव होगा ना, तो पूरी फोर्स के साथ रिवाइव होगा, फिर मतलब उसकी सारी प्रोविजन जिंदा हो जाएंगी, फिर 2013 का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। ये चीज में so when you revive any act which was repealed, it will be revived with full power. All the bylaws, all the provisions will be applicable. Got it? इसको लिखने की जरूरत तो नहीं है, easy। दोबारा बताऊं या समझ आ गया? रवि क्लियर है? Now some miscellaneous provisions are there, and after that our GCA will be completed fully. So section number 25 is all about recovery of, बोलो, fines. ये क्या बोलता है सेक्शन? ये बोलता है बेटा, या तो आपके एक्ट में ना फाइन का प्रोविजन बना होगा, जैसे कई बार तुम कंपनीज एक्ट पढ़ते हुए देखते थे, ऑफिसर इन डिफॉल्ट 50,000, कंपनी इन डिफॉल्ट इतना, अप टू 5 लाख पढ़ते थे, लेकिन कहीं कहीं पे फाइन नहीं लिखते थे।
तो जहां फाइन नहीं लिखते थे वहां आप कहां जा सकते हो, सेक्शन 63 से लेके 70 ऑफ Indian आईपीसी, penal दैट इज इंडियन पीनल कोड। समझ में आ गया? तो जहां पे आपके एक्ट में कोई फाइन्स के बारे में बात हुई है तो वो तो वही फाइन लगेगा, जहां नहीं हुई तो जनरल क्लॉज एक्ट क्या बोलता है, कहां चले जाओ, आईपीसी के पास चले जाओ। सेक्शन 63 से लेके 70 तक की पनिशमेंट्स के फाइन्स वहीं से आप चुरा सकते हो। Am I clear with this section or should I make you write about it? चले आगे। Section number 26, very important for final exam, very easy also. An offence punishable under 2 or more enactments. Different acts में धाराएं लगा दी हमने नकुल पे। स्टेट एक्ट में भी ये पनिशेबल है, सेंट्रल में भी ये पनिशेबल है। तो क्या दोनों एक्ट्स की पनिशमेंट दें उसको? मान लो स्टेट एक्ट में बोला है 3 साल की जेल, सेंट्रल में बोला है 5 साल की जेल, तो क्या 8 साल के लिए जेल में जाएगा? क्या करें? देंगे। जो एक्ट बड़ा नहीं होगा बेटा, जितना उसका क्राइम होगा, जितना उसका ऑफेंस होगा, उसके अकॉर्डिंगली एक एक्ट लगाएंगे। समझ आ गया? अगर उस पे सेंट्रल वाला लग रहा है तो 5 साल की जेल होगी उसको, फिर वो स्टेट वाली प्रोविजन उससे हट जाएंगी। रीड आउट लाउडली विद यू। The person can be prosecuted and punished only once for the same offence under any of those enactments in which it is an offence. समझ में आ गया? इसको इजी भाषा में लिख लो वापस, सेक्शन 26। If a single act or omission is an offence, if a single act or omission is an offence under multiple laws, the offender can be prosecuted. The offender can be prosecuted under any one of them. Any one of them, but cannot be punished more than once for the same offence. But cannot be punished more than once for the same offence. क्लियर है बच्चों? एग्जाम्पल लिखवाऊं या चलेगा? बस इतना बहुत है। सेक्शन नंबर 27, मीनिंग ऑफ सर्विस बाय पोस्ट। Any document which is required to be served by post is deemed to be duly served only if 3 conditions are satisfied. It must be properly addressed, it must be prepaid, it must be sent by a registered post. Bhumika, explain this. मतलब सर्व बाय पोस्ट उसको तब माना जाएगा अगर वो उस पर्सन को प्रॉपर्ली एड्रेस किया गया है, कि हमने मतलब उसका एड्रेस प्रॉपर्ली मेंशन है और जिसको भी भेजनी है, और दूसरा है अगर पहले से पेमेंट हो रखी है, और तीसरा है कि अगर वो रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू पेमेंट सेंड किया जा रहा है पोस्ट के। अच्छा, तो अगर मान लो इसमें 3 सिचुएशंस होती थी, याद है आपको? वो घर पे ही नहीं है, उसको नोटिस मिला ही नहीं, पर हमने डिलीवर कर दिया, वो टीम रहेगी हमने। अगर हमने उसके घर पे डिलीवर कर दिया तो हम ये मानेंगे कि उसको नोटिस मिल चुका है। स्मृति, Registered place of business में। tell me, you have seen my GCA old video, no? Tell me. फॉरेन कंपनी से बाहर आ जाओ। लिखो इसके बारे में। पहले एक वर्ड लिखवाना है मैंने सेक्शन 26 में, जो डबल पनिशमेंट्स लगते हैं उसको बोलते हैं लॉ की लैंग्वेज में डॉक्ट्राइन ऑफ। अगर आप ये लिख के आओगे तो विल फेच मोर मार्क्स।
double jeopardy. Double jeopardy. Jeopardy. इसका मतलब यही था बच्चे कि उसको पनिशमेंट एक एक्ट की ही मिलेगी, ठीक है। इसमें केस लॉ भी लिखो, स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस वी आर अग्निहोत्री। अब इस केस के बारे में सुन लो पहले ध्यान से। एक मिस्टर एक्स है सपोज, उस पे ना दो चार्जेस लगे हैं। एक वो चोरी करता है, मतलब उस पे थेफ्ट की प्रोविजंस लगेंगी, और दूसरा वो एंटी नेशनल एक्टिविटी करता है। एंटी नेशनल एक्टिविटी का मतलब तुम्हें पता है, अगेंस्ट अवर इंडिया, या कुछ भी उसने कोई चीज इंफॉर्मेशन लीक कर दी बात, ठीक है। ये एग्जांपल दिया मैंने एंटी नेशनल एक्टिविटी। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, इस केस में डिसाइड हुआ था, वो आप बताना कि क्या हुआ होगा। उससे जो एंटी नेशनल के ऊपर जो उस पे एलिगेशन लगाया था वो विड्रॉ कर लिया कोर्ट ने कि नहीं इसने नहीं किया, तो क्या जो थेफ्ट वाली प्रोविजन है वो लगेगी उस पे? मिस्टर एक्स नकुल है, दो चीजों में फंसा वो, एक चोरी में और एक एंटी नेशनल एक्टिविटी में। अब प्रूव हो गया कोर्ट ऑफ लॉ में कि नकुल बहुत निर्दोष है, उसने बेचारे ने कोई एंटी नेशनल एक्टिविटी नहीं की, तो क्या थेफ्ट वाली प्रोविजन लगेगी? लगेगी। ये उसकी एक्सेप्शन हुई। देखो सेक्शन 26 में क्या बोला था, 26 ही था ना, 26 में क्या बोला था कि अगर दो पनिशमेंट्स हैं लगेगी एक, क्योंकि सेम ऑफेंस वो दोनों में आ रहा है। बट यहाँ पे वो बोल रहा है अगर एक चार्ज उससे हट गया ना, फिर भी दूसरे के लिए वो लायबल रहेगा। ये केस में डिसाइड हुआ था। इस केस को मैं सिंपल भाषा में लिखवा रहा हूं, लिखिए। It was held that there are two alternative charges in the same trial. It was held that there are two alternative charges in the same trial. Example, section 409 of IPC. Section 409 of IPC and section 5 subsection 2 of Prevention of Corruption Act comma the fact that the accused is acquitted, ACQUITTED, the accused is acquitted, ACQUITTED, of one of the charges will not bar his conviction on the other. Will not bar his conviction on the other. Accused का मतलब जिस पे केस हुआ है, एक्विटेड का मतलब विड्रॉ हो गया, निर्दोष साबित हो गया वो एक चीज में। मेरी बात समझ आ रही है? चलो अब लिखो सेक्शन 27 जो हम कर रहे हैं। मीनिंग ऑफ सर्विस बाय पोस्ट, हेडिंग डालो। Meaning of service by post. Where any legislation or regulation requires any document to be served by post, then paragraph change, unless a different intention appears,
the service shall be deemed to be affected by fulfilling these three conditions. हेडिंग डालो नीचे अलग अलग लाइंस में PAR लर्न करने का तरीका पार P फॉर prepaid P for prepaid A for properly addressed addressed मतलब A समझ आ गया R क्या रह गया बेटा registered post by registered post तो ये याद करने का तरीका है आपका अच्छा अब इसके नीचे 3 केस लिखने हैं हमने लिखो केस 1 यूनाइटेड कमर्शियल बैंक वर्सेस मखीजा यूनाइटेड कमर्शियल बैंक वर्सेस मखीजा इसके नीचे लिखो अ नोटिस व्हेन रिक्वायर्ड under the statutory rules notice when required under the statutory rules to be sent by registered post acknowledgement due को इन्वर्टेड कॉमर्स में डाल लो is instead sent by registered post only comma the protection of presumption regarding serving of notice under registered post under this section of the act neither tenable not based upon sound exposition of law ये वाला केस फटाफट पढ़ो वन ऑफ यू इज गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू मी जल्दी सिमर क्या है इस केस में नहीं समझ आया राजेंद्र कौन रवि तन्मय बहुत सिंपल है जिसके अंदर ट्रांसफर ड्यू है लेकिन हम एक रजिस्टर्ड पोस्ट से भी सेंड कर रहे हैं तो जो
इस एक्ट की प्रोटेक्शन इस एक्शन की प्रोटेक्शन में हम ना उसे टीनेबल वो करेंगे, कंसीडर करेंगे, और ना हम ये मानेंगे कि उसने एक्सपोज करा डॉक्यूमेंट बेसिकली। सर कि अगर लॉ के अंदर हमको कोई भी नोटिस को सर्व करना है रजिस्टर्ड पोस्ट से जिसमें एक्नॉलेजमेंट ड्यू है, तो हम उसमें ऑटोमेटिकली प्रिज्यूम नहीं कर सकते कि वो मिल गया होगा नोटिस। तो अगर हम ये अज्यूम कर रहे हैं उसके बेसिस पे लॉ हमको प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करेगा, इसमें हमारी मिस्टेक होगी। वेरी गुड आंसर। सिंपल सुनो, मैंने कोई नोटिस भेजा रजिस्टर्ड पोस्ट से, वो टेनेबल नहीं है जब तक उसमें मैं ये नहीं लिख देता एक्नॉलेजमेंट ड्यू। मतलब मान लो मैंने वृत्ति को चीफ गेस्ट बनाया, ठीक है, तो मैंने उस पर लिख दिया एक्नॉलेजमेंट ड्यू, मतलब वृत्ति वो एक्नॉलेजमेंट जब तक नहीं करती ना तब तक मैं ये नहीं मानूंगा कि मेरा नोटिस उसको सर्व हो चुका है। समझ आ गया इस केस में क्या है कि जब आप किसी को नोटिस भेज रहे हो और साथ में क्या वर्ड लिख रहे हो, एक्नॉलेजमेंट ड्यू, जब तक वो इस एक्नॉलेजमेंट को एक्नॉलेज नहीं करता आपकी एक्सेप्टेंस पूरी नहीं होगी। याद करो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। अब जैसे मैंने वृत्ति को लिखा विल यू बाय माय हॉर्स फॉर रुपीज इतना, एक्नॉलेजमेंट ड्यू। अब अगर उसका रिप्लाई आ रहा है मुझे तो मतलब कॉमन सेंस उसने एक्नॉलेज कर लिया, ठीक है, तब मैं मानूंगा उसको मेरी ऑफर वहां पे कंप्लीट है और उसने वो एक्सेप्ट कर ली। गॉट इट? तो इसको अपनी भाषा में बस एक हिंदी में लिखना है तो लिख लो, जब तक पार्टी एक्नॉलेज नहीं करेगी नोटिस सर्व नहीं हुआ। जब तक पार्टी एक्नॉलेज नहीं करेगी तब तक नोटिस सर्व नहीं हुआ। जब तक पार्टी एक्नॉलेज नहीं करती या करेगी तब तक एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी या नोटिस सर्व नहीं हुआ। केस नंबर 2, द जगदीश सिंह वर्सेस नथु सिंह। जगदीश सिंह वर्सेस नथु सिंह। लिखो जी, a notice is sent to the landlord by registered post. A notice is sent to the landlord by the registered post, and the same is returned by the tenant. The same is returned by the tenant with an endorsement of refusal, with an enforcement of refusal. It will be presumed that notice has been served. बहुत सिंपल लैंग्वेज है। It will be presumed that notice has been served. ये तो समझ आना चाहिए भाई, जल्दी पढ़ लो, 1 मिनट है। मित्तल साहब ट्राई करो। कि हमने लैंडलॉर्ड को रजिस्टर पोस्ट से पोस्ट भेजी, पर उसकी जगह उसका वहाँ पे टेनेंट था, उसने कलेक्ट करी और उसने रिप्लाई कर दिया कि, और उसने मना कर दिया, तो हम यही अज्यूम करेंगे कि वो लैंडलॉर्ड ने मना किया क्योंकि वो उसका एक तरह का रिप्रेजेंटेटिव होगा। वेरी गुड आंसर, समझ में आ गया। तो जब भी आप कोई नोटिस भेजे और वो बंदा रिफ्यूज कर देता है लेने से, वो खुद ही कर रहा है या किसी से करवा रहा है, तो कोर्ट ये मान के चलेगा या हम ये मान के चलेंगे कि हमने नोटिस दे दिया। व्हाट इट? थर्ड केस लॉ। गुलाटी वर्सेस गुरमीत सिंह। गुलाटी वर्सेस गुरमीत सिंह। Notice sent by registered post to person. Notice sent by registered post to person concerned at proper address is deemed to be served upon him in due course. Served upon him in due course, unless the contrary is proved. Unless contrary is proved.
Full stop. Endorsement not claimed or not met. Endorsement not claimed or not met is sufficient to prove deemed service of notice. Sufficient to prove deemed service of notice. जल्दी पढ़ लो, जल्दी 1 मिनट है, ये भी बहुत सिंपल है. अगर कोई भी नोटिस भेजा गया किसी रजिस्टर्ड पर्सन को उसके सही प्रॉपर एड्रेस पे, तो उसको नोटिस सर्व माना जाएगा, अनलेस कुछ और स्टेटेड कुछ कॉन्ट्रेरी बोला हो कि किसी और एड्रेस पे भेजना है. और अगर वो नोटिस नहीं भी मिलता है उसे, तो भी माना जाएगा कि हम नोटिस सर्व कर दिया है. Tell me. किसी रजिस्टर्ड पोस्ट से अगर हम किसी के प्रॉपर एड्रेस पे नोटिस भेज रहे हैं तो माना जाएगा कि नोटिस सर्व हो चुका है. और अगर जो हमने नोटिस में लिखा था, अगर उसको वो नहीं वो करते, मतलब क्लेम नहीं करते या फिर कोई रिप्लाई नहीं करते, तो ये प्रूफ कर देता है कि नोटिस भेज दिया. सर अगर हमने किसी को रजिस्टर्ड पोस्ट के एड्रेस प्रॉपर एड्रेस पे कोई नोटिस भेजा है, तो ये डीम होगा, मतलब कि ये माना जाएगा कि उसको ये नोटिस सर्व हो चुका है, अनलेस वो प्रूव कर दे कि उसको ये नोटिस सर्व नहीं हुआ. और अगर कोई भी उसकी तरफ से वो नहीं आती, कोई भी मतलब कि अप्रूवल एक्सेप्टेंस कुछ भी नहीं आती, तो अभी हम यही मानेंगे कि नोटिस तो सर्व हो चुका है. जिससे अच्छा, बिल्कुल सही बोला सबने अपना अपना आंसर कि जब कुछ भी साइलेंट है सब कुछ, तो हमने ये मान लिया नोटिस सर्व हो गया. व्हाट इफ द हाउस इज लॉक्ड? भूमिका. तो भी उसको सर्व ही माना जाएगा, बिकॉज हमारी तरफ से तो ड्यूटी पूरी हुई है. One minute. What if the house is locked and genuinely locked? सर्व सर्व माना जाएगा. आप क्या कहते हो? अगर प्रूव हो जाता है कि लॉक था तो फिर नहीं माना जाएगा. चलो प्रीति, एक क्वेश्चन करते हैं, इससे प्रूव हो जाएगा, माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा. Mr. Mike has lent his house property to Mr. Wise on a monthly rent of 15,000 per month. The yearly rent agreement was due to expire in the near future. जहाँ समझना है मुझे रोक देना. However, Mr. Mike does not intend to continue this agreement and he has sent a notice to Mr. Wise for the termination of the agreement. Mr. Wise, on the other hand, does not want to vacate the property and hence has returned the notice with an endorsement of refusal. Now Mr. Wise has contended that no notice was served to him and hence there is no need to him to vacate the property. As per the provisions of GCA, discuss whether a notice was served to Mr. Wise. हुआ है सर, क्योंकि अगर इन्फोर्समेंट ऑफ रिफ्यूजल हो जाए तो माना जाता है कि नोटिस. ठीक है, very good. Question number 2. Mr. Vyas is the owner of house number 20 in Geeta Colony, Delhi
He has rented 2 rooms in the house to Mr. Iyer. The income tax authority has served a show cause notice to Mr. Vyas. The said notice was received by Iyer and returned the notice with an endorsement of refusal. Same question, तो भी माना जाएगा, ठीक है. A notice was served to Mr. P for appearing in the court. However, the notice could not be served on account of the fact that the house was locked. Thus, Mr. P did not appear in the court at the said date. Examine the situation as per the provision of GCA and determine whether P will be liable in the given situation. अगर उसने प्रूव कर दिया कि वो नहीं था प्रेजेंट, तो ब्लॉक पड़ा था उसका हाउस, तो नहीं माना जाएगा नोटिस सर्व हुआ. गलत हुआ आपने. या फिर अगर उसके प्रूव कैसे करेगा वो टिकट्स दिखा सकता है अपनी कि मैं बाहर था, फिर भी हमने उसके पोस्ट ऑफिस बोल रहा हूँ, लेटर बॉक्स में तो नोटिस डाल दिया होगा ना. जो हमारा पोस्टमैन है उसको इतने तो मैनर्स है ना कि रोड पे नहीं उड़ा के चले जाना, उसके प्रॉपर घर के अंदर डाल दो या डोर के नीचे से डाल दो. तो हम क्या मानेंगे एज पर लॉ? द नोटिस इज स्टिल सर्व. मैंने फाइनल एग्जाम के क्वेश्चंस रीड किए थे. होपफुली आई एम क्लियर विद ऑल द केस लॉज. जितने केसेस अभी आपने किए उसके क्वेश्चंस आए हैं. तो जब भी आप क्वेश्चन लिखोगे रेलेवेंट केस लॉ का नाम साथ में लिखोगे तो यू विल गेट फुल मार्क्स. ठीक है, चलो इसका आंसर सुन लो अब मेरे वाले का, लास्ट क्वेश्चन का. Where there was the notice could not be served on account of the fact that the house was locked, it will be deemed that the notice was properly served as per the provision of section 27 of GCA. And it would be for Mr. P to prove that it was really not served and that he was not responsible for such non-service. तो prove कर भी देगा अगर कि हाँ जी मैं तो वाकई नहीं जी हरिद्वार गया हुआ था, बैंगलोर गया हुआ था, मेरे घर में शादी थी मैं वहाँ गया हुआ था, उससे क्या हो जाएगा? नोटिस तो फिर भी क्या हो चुका है. हाँ ये बात है कि अगर उसको नोटिस देने के बाद भी वो नहीं पहुंच पाया कोर्ट में और उससे कोई डैमेज हुआ है, तो अगर वो जेन्युइन रीजन होगा तो कोर्ट उसको डैमेजेस से माफ कर देगा और उसको एक नेक्स्ट डेट अलॉट कर सकता है. एम आई क्लियर? बट नोटिस तो क्या हो चुका है? क्लियर है सबको? बोलते नहीं? Yes, sir. ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 27. अभी एक सेक्शन इसमें नहीं है, लिखो कॉपीज पे. सेक्शन 28 साइटेशन ऑफ एनैक्टमेंट्स. CITATION citation of enactments. अब ये सब कुछ तुम कर चुके हो लेकिन तुम्हें पता ही नहीं होगा कि तुम ये करते आए हो. मैंने फाउंडेशन में एक पार्टनरशिप चैप्टर पढ़ाया था, उसमें केस लॉ था, बताना कौन सा? पार्टनर्स के रिलेटेड. You all are foundation pass. Tell me, Samar. नहीं याद? Very. कॉर्पोरेट वेल वगैरह वाले पार्टनरशिप एक्ट में अच्छा कॉर्पोरेट वेल सॉरी लगेगा. हरमन सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर सकता. 1.5 साल में लिखा फाउंडेशन. गार्डनर वर्सेस मुर्रे. ये जब भी हम कुछ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की बात करेंगे तो हमेशा इस केस लॉ का एग्जांपल देंगे. छोड़ो, इससे इजी बताता हूँ. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जब भी आप लीगल एग्रीमेंट्स की बात करोगे, डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स की बात करोगे, पहला केस लॉ माइंड में क्या आता है? वॉल्फर वर्सेस वॉल्फर. तो आपने साइट किया ना किसी और एक्ट में, इसको बोलते हैं साइटेशन. किसी और एक्ट का क्या दे रहे हो आप? रेफरेंस. समझ आ गया? बस इसका एग्जांपल लिख लो. वॉल्फर वर्सेस वॉल्फर, गार्डनर वर्सेस मुर्रे. ठीक है, खत्म हो गया सेक्शन. साइटेशन मतलब एग्जांपल देना.
तो आप कोई भी केस लॉ की स्टडी कर रहे हो, आप किसी भी और एक्ट का एग्जांपल भी उसमें दे सकते हो। ये था सेक्शन 28। पेपर में आ गया तो सिर्फ एग्जांपल नहीं लिख के आना, समझ आ गया ना लिखना क्या है, कि हम किसी भी केस लॉ का क्या दे सकते हैं, एग्जांपल, रेफरेंस दे सकते हैं। सेक्शन 29 लिखो, सेविंग्स फॉर प्रीवियस एनैक्टमेंट्स, saving for previous enactments, rules and bylaws. ये तो हम ऑलरेडी बहुत बार पढ़ चुके हैं इसी एक्ट में। अगर कंपनीज एक्ट 1956 की कोई प्रोविजन चेंज नहीं हुई 2013 में, तो वो सेम अभी भी 2013 में भी चलेगी, एप्लीकेबल होगी। बस ये लिख लो एग्जांपल, 1956 provisions will be applicable in 2013 as well. In 2013 as well, if there is no new provision in 2013. अब यहाँ प्रोविजन भी हो सकती है, रूल भी हो सकता है, बाय लॉ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सबके ऊपर एप्लीकेबल। ठीक है, सेक्शन 30, एप्लीकेशन ऑफ एक्ट टू ऑर्डिनेंस। हेडिंग है एप्लीकेशन ऑफ एक्ट टू ऑर्डिनेंस। ये भी हम कर चुके हैं। बताओ कर चुके हैं हम ये? मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? Application of act, obviously central acts. If before 1950, what word you will say? Governor General. If after 1950, after Constitution, President's rule. और बीच में 3 साल में Dominion Legislature. वही है इसका आंसर, लिख लो। 1950 से पहले गवर्नर जनरल, 1950 के बाद प्रेसिडेंट। ठीक है, with this general clauses act is 100% complete.